Morning. Yes, class 8. Today we are going to start a fresh chapter. ठीक है। और जनरली जब आप 8th क्लास में सोशल साइंस पढ़ते हो और जब आप पढ़ रहे होते हो वार विथ मराठा, मैसूर या फिर पंजाब वार, या फिर कह सकते हो नीचे का जो आपका एंग्लो फ्रेंच वार, ये जो चैप्टर था और उसी क्रम में आपने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब जो चल रहा था। जब इसके बाद हम लोग 8th क्लास में जो चैप्टर आता है वो आता है कंडीशन ऑफ रूलर ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया के समय में भारत के जो गांव थे, बेसिकली उस गांव में क्या स्थिति थी, जो वहां का रेवेन्यू सिस्टम था, जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो क्या था। और वो जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग 1765 से लेके 1857 तक, ऑलमोस्ट 90 साल लमसम डिफरेंस है। और ये 1857 का क्रांति या विद्रोह, रिवोल्ट आप लोग पढ़ोगे ही। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बीच का भारत पढ़ेंगे जो गांव में था, और उनके साथ कौन कौन सा रेवेन्यू सिस्टम लगाया गया उन्हें, या अंग्रेजों के आने के पहले उनकी स्थिति क्या थी। तो हम लोग आज ये चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश के आने के पहले क्या था, तो गांव की स्थिति क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट थी। उन्हें दूसरों शहरों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। जो कुछ जो गांव के लोगों को चाहिए वो सब कुछ गांव में हो रहा था। दे वर डिपेंडेंट ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ एक चीजों की जरूरत बाहर से पड़ती थी, नमक हो गया, चीनी उस समय था नहीं, या कुछ ऐसे ही चीजें जो बाहर से ही आ सकती है, हर जगह नहीं बन सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 90% या 95% से ज्यादा ही विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट। एवरीवन वाज हैविंग देयर लैंड, सबके पास अपना जमीन है। और वो क्या करते थे, जो हार्वेस्ट करते थे उसका एक पार्ट, स्मॉल पार्ट किंग को दिया करते थे। लेकिन अगर सपोज की फसल खराब हो जाए तो क्या होता था, कभी कभी जो किंग था वो रेवेन्यू को घटाता था, रिड्यूसेस द रेवेन्यू, और कभी कभी रोट ऑफ, मतलब पूरा का पूरा माफ कर देता था। जो इस बार बाढ़ के कारण फसल खराब हो गया है, कीड़े लगने के कारण, अभी टिड्डे वाला केस याद है, टिड्डों का जो आतंक अभी वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ है, तो पेस्ट या कीड़े लगने से खराब हो गया है या किसी कारण से, तो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाता था। अब बात होती है द रेवेन्यू वाज जनरली कलेक्टेड बाय जमींदार, ठीक है। ये एक प्रथा की था कि जमींदार ही लेते थे, लेकिन कभी कभी अगर करप्शन का केस सामने उभर के आता था तो गवर्नमेंट या किंग अपने ऑफिसर्स को भी भेज करके कलेक्शन करवाती थी। लेकिन मोस्टली ये प्रथा शुरू से ही देखा गया है कि जमींदार वर एक्टिव इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये हेरिडिटरी था इनके पास, हेरिडिटरी राइट ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू। जनरली जितना उगता था उसका 25% ये अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा राजा को देते थे। 25% मैक्सिमम था अपने आप में। यानी जहां पर फसल बहुत अच्छा है, मान लो कि 10 रुपया आपने लगाया है किसी जमीन पर और आपकी इनकम हो गई है 2000 रुपया, तो उस स्थिति में करीब करीब 25% तक ये रेवेन्यू खुद के पास रखते थे। नहीं तो सारे जमीनों पे रेवेन्यू इतना ज्यादा टैक्सेबल नहीं था। अब इसके बाद आगमन होता है ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स वार लड़ते हैं। आपने पढ़ा है रॉबर्ट क्लाइव किस तरह से बंगाल में सिराजुद्दौला से लड़ता है, बैटल ऑफ प्लासी में जीतता है, मीर कासिम से लड़ता है, बैटल ऑफ बक्सर में जीतता है, और उसके पास दीवानी का पावर आ जाता है। दीवानी कहने का मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। याद आना चाहिए आपको, आप पढ़े भी होंगे कभी ना कभी कि एक शब्द है दीवानी और उसका मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो जब वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से, जो 1765 में हुआ। अब इस ट्रीटी के में ये पावर शिफ्ट हो गया कि दीवानी का जो राइट था, यानी राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, वो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। नीड ऑफ रेवेन्यू फॉर कंपनी, आखिर ये रेवेन्यू की जरूरत क्या है कंपनी को, सभी को होती है पैसों की जरूरत, और इन्हें भी थी, लेकिन कुछ कारणों से। परचेज गुड्स टू एक्सपोर्ट, नॉट ओनली एक्सपोर्ट बट इम्पोर्ट, बाहर से कुछ खरीद के लाना है तो वो भी करेंगे और यहाँ लाके बेचेंगे, यहाँ से कुछ लेके जाना है तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए था।
टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ आ गए हैं, हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काम था। मेंटेन आर्मी टू फंड न्यूमरस वार दैट दे फाउट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, देश के अंदर भी कई सारे लोगों से वो वार लड़ रहे थे, बैटल लड़ रहे थे, और बाहर भी, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे। टू रिक्रूट मोर एंड मोर आर्मीज इन सोल्जर्स इन देयर आर्मी बटालियन। अ लार्ज शेयर ऑफ द कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। A large share of the collection revenue was sent to British government as home charge. चूंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर परमानेंट नहीं थे, they were here as a trader, तो वो जिस देश के थे, यानी ब्रिटेन के, यानी कि इंग्लैंड के या फिर ग्रेट ब्रिटेन के, तो वहां पे उन्हें चार्ज देना पड़ता था कि हम बाहर से काम करके आ रहे हैं, हम यहीं के हैं, इसलिए होम चार्ज देना पड़ता था। अब इस जब कलेक्शन हो रहा था तो ब्रिटिशर्स तो अपने लिए काफी कुछ कर रहे थे, ये काम है, ये काम है, प्रोस्पेक्ट्स है, आने वाले समय में इतना कलेक्शन होगा, इतना रेवेन्यू आएगा, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अगले साल पंजाब जीत लेना है, मुझे अगले साल लेह जीत लेना है, मुझे अगले साल ये जो अफगानिस्तान है वो जीतना है, फोर्सेस को बढ़ाना है। यानी सारा जो प्लानिंग था वो डिपेंड करता था इस रेवेन्यू सिस्टम पे पूरी तरह से। अब इतना ज्यादा ये डिपेंडेंट हुए थे रेवेन्यू सिस्टम पे, और इतना ज्यादा इनका प्लानिंग रिजिड हुआ करता था कि ये वेलफेयर पे कभी ध्यान नहीं दिए। कुआं खुदवाना है टाइम टू टाइम, रोड बनवाना है, कैनाल्स का मेंटेनेंस करना है, पार्क्स वगैरह बनवाने हैं, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह डेवलप करना है, या फिर जो है उन्हें मेंटेन करना है, इन चीज़ों पे कभी खर्च नहीं किए। और इस कारण से धीरे धीरे क्या होता है कि पैदावार जो होती है फसलों की वो घटने लगती है, खराब होने लगती है, तो टैक्स भी खराब होगा, नहीं आएगा सही से। और उसी बीच में कभी जो कीड़ों का आतंक हो गया, बरसात, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो और रेवेन्यू डिस्टर्ब होता था। और इसी कारण से उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो एकदम स्टैटिक हो और उनका रेवेन्यू कंटिन्यू रहे, ताकि उनका जो प्लानिंग है उस रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है और वो भी कंटिन्यू रह सके। अब चूंकि वो वेलफेयर पे कभी ध्यान नहीं देते थे, उसका एक प्रूफ हमें मिलता है। देखो नोट में मैंने लिखा, नॉट अ सिंगल पेनी, पेनी मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी या मनी, वाज स्पेंट ऑन द जनरल वेलफेयर ऑफ प्रोग्राम। पेड़ नहीं लगाना है, कुएं नहीं बनवाना है, सराय नहीं बनवाना है, वगैरह वगैरह। 1770 में एक फेमिन आता है, समझे, और उस फेमिन के कारण, उस अकाल के कारण पूरे बंगाल का 1/3 लोग मारे जाते हैं। यस, ठीक है। अब चूंकि इस रेवेन्यू पर बंगाल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था, डिस्टर्ब हो गया रेवेन्यू। अब चूंकि इस पूरा का पूरा ब्रिटिश फ्यूचर इस रेवेन्यू कलेक्शन पे डिपेंडेंट था, इसलिए उन्हें इस कलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। नीड टू इम्प्रूव द कलेक्शन सिस्टम। इसलिए जनरली बहुत सारे अडॉप्शन उन्होंने किया, यानी कि मेथड्स उन्होंने यूज किया, लेकिन बेसिकली हम लोग 4 मेथड उनके पढ़ेंगे, जिसमें बिड सिस्टम है, बोली लगाने वाला सिस्टम, जिसे इजारादारी सिस्टम भी कहा गया, परमानेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम। अब बेसिकली जो मैंने आज पढ़ा है उससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो आपको बनाने भी चाहिए और याद भी रखने चाहिए इस वीडियो के थ्रू। पहला है विलेज सिचुएशन बिफोर ब्रिटिश। ब्रिटिश के आने से पहले विलेज का सिचुएशन कैसा था। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेंड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। व्हाट वर द ब्रिटिश नीड फॉर मनी। पैसे क्यों चाहिए थे, रेवेन्यू क्यों चाहिए थे, मैंने यहाँ पे काफी कुछ लिखा है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।